नमस्कार। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल दौरा। हिमगिरी स्टेडियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम करेंगे बातचीत और इस दौरान कार्यकर्ता सीएम का स्वागत भी करेंगे। भीमताल में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सैनिक स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल दौरा है, जो कि काफी खास भी माना जा रहा है। इस दौरान करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो भीमताल में विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। सैनिक स्कूल में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान सीएम धामी का स्वागत भी करेंगे और भीमताल में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी रहने वाली है। और इस दौरान यह भी कहा जा रहा है कि विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस तरह के प्रोग्राम आज के रहने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? धामी का आज जो है नैनीताल दौरा रहने वाला है और नैनीताल दौरे की अगर हम बात करें तो करीब 12:30 बजे हिमगिरी स्टेडियम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पहुंचने वाले हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जो है स्वागत किया जाएगा। और वहां पर जो खेल महोत्सव है उसके शुभारंभ के दौरान वहां पर वह शिरकत करेंगे और उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भीमताल विधानसभा में भी उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, जहाँ पर वह विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे और इसके साथ साथ लोकार्पण भी का कार्यक्रम भी वहाँ पर हुआ है, जो कि देखा जाए कि लंबे समय से जो काम जो है भीमताल विधानसभाओं में चल रहे थे उसको लेकर के अब कुछ काम पूरे हो चुके हैं, जिनका लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री आज करेंगे। और इसके साथ साथ नई कई परियोजनाएं ऐसी हैं काम हैं जिनका शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी कार्यक्रम उनका रहने वाला है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वह आज उधम सिंह नगर भी आज उनका दौरा रहने वाला है। उधम सिंह दौरे का देखा जाए तो वहाँ भी उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह में जो है मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो दिन भर जो है अनेकों कार्यक्रमों में आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, जहाँ वह हिमगिरी स्टेडियम में पहुँचेंगे। दूसरी तरफ शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी उनका रखा हुआ है और वहीं उदय सम्मान समारोह जो आयोजित हो रहा है उधम सिंह नगर में, वह भी उसमें भी शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और कहीं न कहीं जिस तरह से करोड़ों की परियोजनाएं जो है लगातार वहाँ पर संचालित हो रही थी, जिन पर काम हो रहा था, उनमें से उनका लोकार्पण शिलान्यास होने से एक बड़ी सौगात जो है भीमताल विधानसभा के इलाकों के लोगों को मिलने वाली है। जी। लेकिन योगेश, ऐसा भी देखा जा रहा है कि जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं तो बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़ी जो सुविधाएं हैं वो देने की बात भी करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं, ठहराव भी कर रहे हैं, तो क्या संदेश इस दौरान दिया जा रहा है? विशाल, इन दौरों को दो मायनों में देखा जा सकता है। एक और जहाँ विकास कार्यों की समीक्षा हो जाती है, वहीं दूसरी ओर कितने जो काम है उनका शिलान्यास लोकार्पण का कार्य होने के साथ साथ उनकी कार्य की प्रगति की रिपोर्ट भी जो है मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पर लेते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और ऐसे में 2027 में चुनाव है और ये चुनावी वर्ष है और इस वक्त जो है कहीं ना कहीं जनता के बीच जुड़ाव और जनता के बीच रहना, ये अक्सर कर जो है मुख्यमंत्री का देखा जाता है कि वो जब भी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ के कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, लोगों से सहज तौर पर मिलते हैं, वहाँ उनकी पीड़ा को जानने का प्रयास करते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखिए जिस तरह से आज ये कार्यक्रम है, इसी के चलते घोड़ाखाल में भी जो है सैनिक स्कूल है, वहाँ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इन कार्यक्रमों में पहुँचने के साथ साथ वहाँ के बच्चों से मुलाकात करना, वहाँ के लोगों से मुलाकात करना, उनसे जानकारी लेना कि आखिरकार क्षेत्र में विकास कार्य कैसे हो रहे हैं, वहाँ पर किस किस तरह की परियोजनाओं को लागू करना चाहिए, उस तरह के सुझाव भी वो लेते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सहजता मिलती है और यही कहीं ना कारण एक संदेश ये भी है कि जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपने अपने इलाकों में पहुँचे, इस तरह से भ्रमण करें, जानकारी हासिल करें, लोगों से मिलें। तो ये एक संदेश भी है, दूसरी तरफ लोगों से मिलना भी है और चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी की जो है दिनचर्या है उसमें आप तेजी देखने को मिलेगी। लोगों के जो लोकार्पण के कार्यक्रम है वो भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो है लोगों से बातचीत का सिलसिला जो है वो लगातार देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर अब जो है लगातार कार्यक्रम है और आज ये जो नैनीताल का दौरा है बेहद खास माना जा रहा है। उधम सिंह नगर भी वे जाएंगे, यह भी एक खास कार्यक्रम है क्योंकि उदय सम्मान समारोह वहाँ पर आयोजित हो रहा है, उसमें मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। जी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री उद्यान विभाग के अधिकारियों से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी पूछने लगे तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कृषि मंत्री ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि अगली बार सभी अधिकारी बैठक में तैयारी के साथ आए।
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हर लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार दिन रात काम कर रही है। लेकिन अधिकारियों को समझना होगा कि लाभार्थियों और जनप्रतिनिधियों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी समय पर पहुंच सके और लोगों को इसका लाभ भी मिल सके। देखिए, चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आपने देखा होगा, हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। जितने विधायक मंत्री हैं सब अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं भी लगभग 8 जिलों का दौरा मैंने किया है और अपने वहाँ की समीक्षा मैंने की है। क्योंकि आज जो हमारे यहाँ की जलवायु है, हमारा जो मिलेट्स है पूरे देश में सबसे सर्वोत्तम है। जब मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने उसकी टेस्टिंग की तो सबसे बेहतर पाया गया। उसका उत्पाद कैसे बढ़े उसके लिए हम 10% सब्सिडी दे रहे हैं। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बैठक ये चल रही थी और इस दौरान क्या कुछ फटकार भी अधिकारियों को लगाई गई है? हाँ, देखिए बताना चाहूंगा, गणेश जोशी जो कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री आज कल हल्द्वानी पहुंचे और हल्द्वानी पहुंचने के बाद उन्होंने एक काठगोदाम स्थित गेस्ट हाउस से सभी संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ तौर से सभी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्राम विकास योजना के तहत कई हजारों लाखों करोड़ की योजनाएं ला रही है, लेकिन अधिकारी उन योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में असफल हो रहे हैं, जिसके चलते उस योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा। और सबसे बड़ी बात किसानों को लेकर उन्होंने भी कहा कि किसान मंडी के गेट पर लगातार रात को गुजार जाते हैं, लेकिन कोई सुविधा वहां पर नहीं होती। और कुछ किसान भी यहाँ पहुंचे थे अपनी समस्याओं को लेकर, जिसके बाद जो है कृषि मंत्री ने जमकर फटकार लगाई। और सबसे उन्होंने सॉफ्ट से कहा कि जिस प्रकार से राज्य और केंद्र सरकार कई योजनाएं ग्रामीणों के लिए ला रही है, उसको सभी अधिकारियों ने निर्देश का इन योजनाओं तक ग्रामीण तक उनका कार्य है, उनका निर्देश है कि सभी तक उनको पहुंचाए, जिससे सभी किसान इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोहाघाट के मंगोली क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता को लेकर डीएम मनीष कुमार ने ग्रामीणों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने वन विभाग को पिंजरे लगाने, ट्रैप कैमरों से निगरानी बढ़ाने और दिन रात गश्त सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी बीच जिलाधिकारी खुद गुलदार प्रभावित मंगोली पहुंचे और मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी उन्होंने लिया। उन्होंने न केवल वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरों और कैमरों ट्रैप की स्थिति देखी, बल्कि टीमों के साथ रात्रि गश्त में भी शामिल होकर क्षेत्र की निगरानी की। साथ ही गुलदार की हालिया गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मजबूत पिंजरे इस दौरान लगाए जाएं। रात में गश्त की तीव्रता और दायरा बढ़ाया जाए। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, किस तरह के निर्देश डीएम की ओर से दिए गए हैं और डीएम खुद भी पहुंचे हुए थे मौके पर जांचने के लिए कि किस तरह की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, जो चंपावत जिले का जो लोहाघाट क्षेत्र है, तो जो उसके ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ गुलदार का आतंक आजकल काफी ज्यादा हो रहा है और 1 महीने के भीतर 2 लोगों को गुलदार मौत के घाट भी उतार चुका है। तो जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के द्वारा वन कर्मियों को जल्द गुलदार पकड़ने के निर्देश दिए। तो वहीं जो वन विभाग की गश्त हो रही है, जो उनके द्वारा गुलदार पकड़ने के लिए तैयारी की गई, उसको जांचने परखने के लिए कल देर रात जो जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार रात मंगोली क्षेत्र में पहुंचे, जो काफी गुलदार प्रभावित क्षेत्र है, और वन कर्मियों के द्वारा गुलदार को पकड़ने के लिए जो जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं या गश्त किस प्रकार से हो रही है उसका जायजा लिया। और स्वयं भी जो है जंगल में उनके द्वारा वन कर्मियों के साथ गश्त भी की गई और उनका हौसला भी बढ़ाया गया। और वन विभाग के अधिकारियों को और अधिक पिंजरे लगाने, ट्रैप कैमरों से निगरानी बढ़ाने के जो है उनके जिलाधिकारी के द्वारा जो है निर्देश भी वन कर्मियों को दिए गए। मैं आपको बता दूंगा, 1 महीने के भीतर 2 लोगों को चंपावत जिले में गुलदार जो है मौत के घाट उतार चुका है। जी, लेकिन अभी लोगों में किस तरह का डर का माहौल भी है लक्ष्मण? जी काफी डर जो है लोगों में है। गुलदार की काफी दहशत चारों ओर जो है लोहाघाट क्षेत्र में फैली हुई है। तो इसको भी जो है वो कम करने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा खुद रात में जाकर गश्त की गई है। और जो सबसे ज्यादा खतरा गुलदार से हो रहा है वो स्कूली बच्चों को हो रहा है,
कल भी जो लोहाघाट का डेसली ग्राम सभा, वहाँ के बच्चे पैदल स्कूल जाते तो रास्ते में जो गुलदार बैठा दिखा तो बच्चे भागकर वापस जो घर पहुंच गए। तो अभिभावकों की भी चिंता ये है, गुलदार बढ़ा रहा है। हालांकि वन विभाग के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, रात में गश्त लगाई जा रही है, ड्रोन कैमरे की भी जो मदद ली जा रही है, लेकिन फिलहाल खतरा बरकरार है। जो परसों ही जो झरगड़ा में बाराकोट ब्लॉक के एक व्यक्ति को और गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया था, अभी भी जो है वो आदमखोर गुलदार पकड़ में नहीं आया है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मसूरी में बीती देर शाम एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि घनानंद इंटर कॉलेज के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, लेकिन बीच पेड़ों में फंस जाने से कार पूरी तरह नीचे नहीं गिर सकी। वहीं हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना की जानकारी करीब 1 घंटे पहले ही 108 एम्बुलेंस और पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके मौके पर ना तो एम्बुलेंस पहुंची और ना ही पुलिस प्रशासन की टीम। जितनी भी हमारे जो लोग बोलते हैं ना, स्वास्थ्य कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है हमारे पुलिस प्रशासन। अभी यहाँ पे जो है किसी की जिंदगी बचाने के लिए हम 108 को फ़ोन करते हैं, 108 को 1-1.5 घंटा पहले कॉल जाती है, 108 यहाँ पे नहीं पहुँचती है। फिर भी कहते हैं यार स्वास्थ्य है मसूरी में, कहाँ है यहाँ पे 108 वाले क्या कह रहे हैं? 108 वाले कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी अभी क्या सुबह खोली है या वहाँ फंसी हुई है। अगर मान लिया मसूरी में कोई चीज़ होती है, कोई घटना होती है, ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये बात करना चाहता हूँ, और अपने जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी ये बात करता हूँ। मसूरी इतनी बड़ी सिटी, जौनपुर से लेकर पूरा इसमें जब मसूरी के लिए वो करता है, यहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, अभी तक यहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं पहुँची। आपने कैसे भेजा मरीज को? मरीज को हमने पर्सनल गाड़ी से भेजना पड़ा है। यहाँ पे पुलिस वालों को फोन करे, पुलिस वाले अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। घटना थी और हम लोग आकाश ही यहाँ पे पहुँच पाए हैं, लेकिन 1-1.5 घंटे पहले यहाँ से इन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई। तो कहीं ना कहीं एक कटाक्ष होता है सरकार के ऊपर कि क्या व्यवस्था है, अगर कहीं पे दुर्घटना हो जाती है और हमें 1-1.5 घंटा लगेगा तो मरीज को अभी हमें जो है अपनी पर्सनल गाड़ियों से भेजना पड़ा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मसूरी जैसे शहर है। अब मुझे नहीं पता पुलिस को फोन किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन एम्बुलेंस को कम से कम 1-1.5 घंटा पहले फोन कर दिया गया। अंकल घर यही पास में है, तो हमें पता लगा कि अभी जोर से आवाज आई है, किस चीज की आई है। तो हम रोड से देखने आए हैं, तो देखा तो नीचे देखा हमने स्कूटियाँ भी खड़ी है। तो फिर हम लोग नीचे गए सब, तो मेरे भाइयों ने देखा कि फिर मेरे भाइयों ने गाड़ी खोली और फिर उससे उन अंकल को निकाला, ऊपर लाया। हमने 1-1.5 घंटे पहले कॉल किया है, ना पुलिस आई है। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही सत्ता में बैठी बीजेपी 2027 के चुनाव में हैट्रिक लगाने की तैयारियों में जुट गई है। यही वजह है कि सीएम धामी के बाद अब पार्टी के नेता से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक पहाड़ी गांव में जाकर समस्याएं सुनने और उनके निस्तारण की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष तंज कस रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक दौरा कर रहे हैं। कभी अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो पहाड़ी जिलों में रात्रि प्रवास कर स्थानीय लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। जन समस्याओं को सुना जा रहा है और उसके निस्तारण को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, जिसे चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो, मुख्यमंत्री जी हमारे जिस तरीके से प्रवास कर रहे हैं, हमारे मंत्री और विधायक लगातार जो प्रदेश की योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रवास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवास करने के साथ साथ मॉनिटरिंग करने का काम भी कर रहे हैं और प्रत्येक जिले में जाकर के वहां सभी जो हमारा प्रशासन है, शासन है, उसके साथ बैठकें करके सभी योजनाओं को देखने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि अब चुनावी वर्ष है, 2027 में चुनाव होना है। 2017 के बाद 2022 चुनाव में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी नेताओं में उत्साह है। यही वजह है कि पार्टी नेता इस बात पर जोर देते हैं कि पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में न सिर्फ पहाड़ी राज्यों में तेज गति से विकास हो रहा है, बल्कि पहाड़ के लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा है। बीजेपी के नेता इस बात पर जोर देते हैं कि तीसरी बार भी प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ खड़ी होगी।
हमारे तमाम जो पूरा संगठन है, हमारे जो मोर्चे हैं, हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, वो लगातार लोगों के बीच में प्रवास के माध्यम से जो है इन सारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में है और लोगों को केंद्र की योजनाओं से लेकर के और राज्य की योजना तक अवगत करा रहे हैं, चाहे उसमें मातृशक्ति हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, तमाम सभी वर्गों के लिए प्रदेश की चलाई गई योजनाओं को एक एक घर घर तक वो योजनाएं पहुंचे, उसका पूरा प्रारूप हमने तैयार कर दिया। क्योंकि चुनावी वर्ष है हमारा और चुनावी वर्ष में अगले साल हमारा चुनाव होना है, तो लगभग भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेकर और सरकार तक पूरी तैयारी है लोगों के बीच में काम करना, और संगठन हमारा पूरी तरीके से तैयार है 2027 के चुनाव के लिए। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी या फिर जनता कांग्रेस को मौका देगी, ये कहना आसान नहीं है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अब सीएम धामी के साथ ही कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक, संगठन पदाधिकारी और निकाय पंचायतों के प्रतिनिधियों को सीएम की तरह पहाड़ी इलाकों में रात्रि प्रवास करने पर काम कर रही है। भाजपा की महामंत्री ये कह रही है कि भाजपा संगठन के पदाधिकारी गांव-गांव का भ्रमण करेंगे, जनपदों में जाएंगे, विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारियां निभाएंगे। ये बात तो लगातार मुख्यमंत्री जी पिछले 3 सालों से कह रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष लगातार ये बात जो है कह रहे हैं, लेकिन भाजपा का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री आज तक गांव में जाने की जहमत नहीं उठा पाया है। और लगातार जो है जो जन समस्याएं हैं, लोग उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार की मांग को आंदोलन कर रहे हैं, बेटियां सुरक्षा की मांग को लेकर के आंदोलन कर रही है। उस पर न भाजपा नेताओं का ध्यान है, न सरकार का ध्यान है। 2017 में ही सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी की कोशिश है कि 2027 के चुनाव में किसी भी तरह सत्ता में वापसी हो। बीजेपी नेताओं के दावे पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। बीजेपी की सरकार में पहाड़ की जनता परेशान है, लिहाजा 2027 के चुनाव में जनता कांग्रेस का साथ देगी। 9 साल हो गए हैं भाजपा की सरकार को राज्य में, अभी तक तो भाजपा की सरकार ने और भाजपा के नेताओं में गांव में जाने की जहमत नहीं उठाई है। अब चुनावी वर्ष है तो हो सकता है वोट मांगने के लिए लोगों के दरवाजे पर ये चले भी जाएं, लेकिन अब भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है। जनता ने भाजपा सरकार को बदलने का मन बना दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो प्यार और दुलार जनता का मिल रहा है, उससे ये तय हो गया है कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति है, लेकिन ये तो सच है ना कि 2014 लोकसभा के बाद से ही बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आज भी प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। और आज भी सच है कि 1500 से ज्यादा गाँव में सड़क नहीं बनी है। आज भी कई इलाकों में पेयजल समस्या बरकरार है, और इस वर्ष पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक भी पूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन 24/7। देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया और कैबिनेट मंत्री खारिया शामिल हुई। सीएम धामी ने परेड कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को पीआरडी के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही जवानों को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। पीआरडी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जवानों की तरफ से प्रस्तुत रैतिक परेड में साहस, समर्पण और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि प्रांतीय रक्षक दल की स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे आप सभी समर्पित जवानों के मध्य उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। आप लोगों के द्वारा जब यहाँ पर अभी रैतिक परेड, जिसकी मुझे सलामी के लिए हम सब खड़े थे यहाँ पर, तो सच में शानदार जो रैतिक परेड का आप सब लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया, रैतिक परेड की, ऐसा लग रहा था एक बार तो कि जैसे प्रांतीय रक्षक दल के हमारे ये जवान परेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री के लोग परेड कर रहे हैं।
सीएम धामी ने कहा कि अलग अलग परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। साथ ही दिवंगत पीआरडी जवानों के आश्रितों को आर्थिक सहायता भी वितरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवानों ने धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रदेश में विभिन्न कार्यों के संचालन और आपका निरंतर योगदान अत्यंत सराहनीय है। आज के इस अवसर पर जहां एक और विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों के हमारे मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं मृत एवं सेवानिवृत्त पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथियों, आप सभी ने धैर्य से, समर्पण से और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, प्रशासन को आश्वासन सहयोग प्रदान करने और सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य दायित्वों का निर्वहन पीआरडी जवान अत्यंत कुशलता और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्परता से कार्य करते हुए चुनौतियों में जन जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पीआरडी जवानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। चाहे वो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना हो, प्रशासन की सहायता करनी हो, सुरक्षा व्यवस्था देखनी हो या कहीं लिपिकी कार्यों को और विभिन्न दायित्वों को अत्यंत कुशलता और निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। इसके साथ ही जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत सारे काम, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हो या प्रत्येक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सबसे पहले पहुंचकर जनजीवन की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना हो। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा के समय में भी जिस धैर्य, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित की गई, वे अत्यंत प्रशंसनीय है। बीजेपी की सरकार ने पीआरडी जवानों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के बाद सेनावृत्त हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपए का एक मुश्त सेवा भत्ता भी प्रदान किया गया। जहां राज्य गठन के समय हमारे पीआरडी जवानों को मात्र 65 रुपए प्रतिदिन भत्ता मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करते हुए 650 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया है। वहीं हमने नई नियमावली जारी करने के उपरांत जहां एक और पीआरडी जवानों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी कार्य किया है, वहीं मृत एवं घायल पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को 70 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की है। इसके साथ ही हमने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपए का एक मुश्त सेवा भत्ता भी प्रदान किया है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि दंगों के दौरान ड्यूटी के समय पीआरडी जवानों की मृत्यु होने पर परिवार को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। इसी प्रकार अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि 75,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशि भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए आईएनएन 24/7। नमस्कार।